गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9 गणित की कक्षा में संख्या पद्धति के अंतर्गत अभी तक आपने प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.2, प्रश्नावली 1.3 देखी। बच्चों प्रश्नावली 1.4 की जहाँ तक बात है, केवल 2 प्रश्न हैं आपके, और वो प्रश्न ऐसे हैं कि उनमें न तो कोई कभी परीक्षा में पूछे जाते हैं और न संभावना है उनकी। इसलिए प्रश्नावली 1.4 पर चर्चा न करते हुए आज हम प्रश्नावली 1.5 पर चर्चा करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। तो प्रश्नावली 1.5 में अगर देखें तो प्रश्न नंबर 1 आपका प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन अपरिमेय हैं और कौन कौन परिमेय हैं। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई संख्याओं में बताइए कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन कौन सी अपरिमेय है। तो हमें सिर्फ यही बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय है कौन सी अपरिमेय है। तो इसके लिए हम देखते हैं खंड पहला, हम देखते हैं नंबर 1। संख्या आपकी दी गई है 2 माइनस √5। तो बच्चों परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। उसमें हम देखते हैं 2 संख्या की बात करें तो ये परिमेय संख्या है, √5 की बात करें तो ये अपरिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो घटाने पर जो भी शेष बचेगा वो भी एक अपरिमेय होगा, अतः 2 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हम चर्चा कर चुके हैं कि 2 एक परिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। चूंकि घट रही है परिमेय संख्या में से जब एक अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही बचेगी, अतः 2 माइनस √5 अपरिमेय संख्या होगी। नंबर 2 जैसे कि दे रहा है आपका, सेकंड में अगर आप देखें समीकरण सेकंड की बात करते हैं। समीकरण सेकंड में प्रश्न दिया गया है 3 + √23 - 23। तो बच्चों अगर इसे हम ब्रैकेट को हटाएं तो देखते हैं कि हमारा जो है 3 धन √23 और माइनस √23। तो बच्चों देखते हैं कि प्लस माइनस की जो संख्या होती है तो बराबर, प्लस माइनस की संख्या यदि बराबर है तो वो कट जाएगी, या यूँ समझिए कि √23 में से √23 को घटा देंगे तो शेषफल 0 आएगा। अतः हमारी ये संख्या 3 बची है। जो हमारा समीकरण जो प्रश्न दिया गया था उसे हल करने पर हमने देखा सिर्फ हमारा 3 बचा हुआ है। 3 एक बच्चों परिमेय संख्या होती है, ये पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है, अतः ये जो दिया गया था वो कैसा था, परिमेय। ध्यान रखना है ध्यान ये रखना है आपको, प्रश्न में पहले ही बता दिया गया है कि नीचे दी गई संख्या कौन कौन सी परिमेय संख्या है और कौन कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो हमें चर्चा यही करनी है कौन अपरिमेय है कौन परिमेय है। जो प्रश्न दिया गया था उसे जब हल किया तो हमारा केवल 3 निकल के आया निष्कर्ष, तो हमने देखा कि ये परिमेय संख्या है। इसी प्रकार हम तीसरे की बात करते हैं। तो तीसरे में जैसे बच्चों ये दे रहा है कि 2 √7 बटे 7 √7। तो बच्चों इसकी बात करते हैं तो √7 से √7 कट जाएंगे तो ये 2/7 आ जाएगा। जब 2/7 की बात करते हैं तो ये 2 परिमेय है और 7 भी परिमेय है, और जब एक परिमेय संख्या का भाग एक परिमेय संख्या में देंगे तो जो भागफल आएगा वो भी एक परिमेय होगा, अतः ये भी एक परिमेय संख्या है। नंबर 4 की बात करते हैं। नंबर 4 1/√2 है। तो बच्चों अगर इसमें देखें तो इसका अंश एक परिमेय है और हर एक अपरिमेय है। जब परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग देते हैं तो भागफल हमेशा अपरिमेय होता है, अतः ये जो संख्या आपकी 1/√2 है वो अपरिमेय होगी, अपरिमेय संख्या है। इसी क्रम में लास्ट की बात करते हैं। लास्ट खंड आपका दिया गया है 2π। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि 2 तो परिमेय संख्या है लेकिन पाई आपकी अपरिमेय संख्या है, और जब परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या में गुणा करते हैं तो गुणनफल जो प्राप्त होता है वो अपरिमेय होता है, अपरिमेय कहलाता है, अतः 2π अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय है। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि प्रश्न नंबर 1 में पहला अपरिमेय है, दूसरा परिमेय है, तीसरा भी परिमेय है, चौथा अपरिमेय है। क्यों अपरिमेय है? क्योंकि 2 तो परिमेय है लेकिन 1 तो परिमेय है, √2 अपरिमेय है। और बच्चों ध्यान रखना, जब परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग दिया जाता है तो जो भागफल होता है वो अपरिमेय कहलाता है। इसी प्रकार 2 पाई में जो 2 हैं वो आपके परिमेय हैं और पाई जो है अपरिमेय है। तो बच्चों जब परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या में गुणा करते हैं और जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे अपरिमेय कहते हैं, इसलिए 2 पाई अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 1 ये पूछा गया था वो हो गया। तो बच्चों इससे संबंधित और भी संख्याएं आपको दी जाएंगी और उसमें अगर पूछा जाए तो हम उम्मीद करते हैं कि आप उस संख्या को उदाहरण के तौर पर समझकर क्लियर कर सकते हैं कौन सी संख्या परिमेय है कौन सी अपरिमेय है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 में ये कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। प्रश्न नंबर 2 क्या है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो बच्चों देखते हैं कि इनको सरल करने का क्या क्या तरीका हो सकता है। जैसे कि प्रश्न नंबर 2 का पहला खंड प्रश्न दिया गया है। तो बच्चों प्रश्न नंबर 2 आपका जैसा कि कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। पहला व्यंजक दिया गया है, इसे सरल करें। सरल का मतलब है कि ये जो गुणा में लिखे हुए ब्रैकेट हटा दीजिए, इनका गुणा कर दीजिए। तो गुणा करने का वही नियम होता है जो इससे पहले और भी आपको बता चुके हैं। जब इस प्रकार संख्याएं ब्रैकेट में लिखी हो तो पहली संख्या का गुणा इस पूरे ब्रैकेट में कर देंगे। तो पहले 3 का गुणा करेंगे, 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6 और प्लस 3 का √2 में करेंगे तो 3 √2 हो जाएगा, प्लस √3 का 2 में करेंगे तो ये 2 √3 हो जाएगा। और जब √2 का √3 में करेंगे तो बच्चों इन दोनों संख्याओं में वर्गमूल का चिन्ह लगा हुआ है, अतः एक ही वर्गमूल के नीचे गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6। यही आपका सरलतम रूप हो जाएगा क्योंकि कोई भी संख्या डबल नहीं लिखी हुई है, जो भी गुणा किया वो आपका सरलतम रूप हो गया। बच्चों अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का सेकंड दूसरा प्रश्न क्या, दूसरा भाग क्या है। दूसरा है संख्या दी गई है 3 धन √3 और इंटू 3 ऋण √3। बच्चों जैसा कि प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक व्यंजक में से निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक को सरल कीजिए। तो बच्चों अगर देखा जाए तो ये इस प्रकार भी लिखा हुआ है a + b और a - b, जो बीजगणित में योगांतर का सूत्र हुआ करता है। लेकिन अगर हम इस तरीके से करें तो वही तरीका होगा, पहले इसका गुणा इसमें कर देंगे, फिर इसका गुणा इस ब्रैकेट में कर देंगे। तो पहले 3 का गुणा करते हैं, 3 × 9 - 3 √3 और प्लस √3 का गुणा करेंगे तो 3 √3 और प्लस माइनस गुणा माइनस √3 में √3 का गुणा करेंगे तो बच्चों गुणनफल 3 आएगा। बच्चों ये प्लस माइनस की संख्या समान है, जुड़ जाए कट जाएगी। अब शेष बचा 9 - 3 तो हमारा ये सरलतम रूप 6 आ गया। ठीक इसी प्रकार बच्चों तीसरा और चौथा प्रश्न दिया गया है, एक्सरसाइज के तौर पर आप उसे हल कर सकते हैं। यदि फिर भी कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बच्चों प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपका कह रहा है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि C और उसके व्यास D के अनुपात में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई = C/D। इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो बच्चों ये आपके विवेक के ऊपर है। जैसा कि प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है उसके अनुसार जब हम किसी भी स्केल या अन्य किसी युक्ति से लंबाई नापते हैं
तब हमको केवल एक सन्निकट मान प्राप्त होता है, जैसा कि प्रश्न में कहा गया था। अतः हम यह अनुभव नहीं कर पाते हैं कि सी या डी एक अपरिमेय है। अतः इसमें कोई विरोधाभास नहीं है कि सी या डी अपरिमेय है, जैसा कि बच्चों प्रश्न में पूछा गया था। पाई वृत्त का जो व्यास होता है या वृत्त की परिधि जो होती है, जैसा कि प्रश्न कह रहा था कि पाई जो है वृत्त की परिधि होती है। परिधि को हम पाई बराबर सी अपॉन डी के रूप में व्यक्त करते हैं। तो बच्चों जब हम किसी स्केल या अन्य किसी युक्त से लंबाई नापते हैं तब हमें सन्निकट मान प्राप्त होता है, यानी कि क्लियर मान प्राप्त होता है। अतः हम ये अनुभव नहीं कर पाते हैं कि सी या डी जो है अपरिमेय है। अतः इसमें कोई विरोधाभास नहीं है कि सी या डी कोई अपरिमेय है। इसी के साथ प्रश्न नंबर 4 बच्चों, तो प्रश्न नंबर 4 की जब बात आती है संख्या, तो प्रश्न नंबर 4 आपका जो है कह रहा है कि संख्या रेखा पर √3 को निरूपित कीजिए। तो बच्चों यह प्रश्न पूर्णतः आपका कहना चाहिए कि थ्योरी वाला है, इसके लिए स्केल की और उसकी जरूरत पड़ेगी। तो अभी इस पर चर्चा न करके हम प्रश्न नंबर 5 को देखें। बच्चों एक बात और बताना चाहेंगे, हम उन्हीं प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं जो आपकी परीक्षा में आने में महत्वपूर्ण है, और जो भी सिलेबस आपको पढ़ाया जा रहा है पूर्णतः एनसीईआरटी पर आधारित है। तो हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। बच्चों सवाल को समझना बहुत जरूरी है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। जैसा कि पहला प्रश्न है आपका, उसका हल देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 का पहला पार्ट है, ये कह रहा है 1/√7। हर का परिमेयकरण का मतलब है कि जो हर है वो हमारा परिमेय संख्या बन जाए। यहाँ अभी √7 एक अपरिमेय संख्या है, क्या करें कि ये परिमेय बन जाए। तो ऐसे प्रश्नों में जो भी हर है उसका अंश व हर में गुणा कर देंगे, यानी कि लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर। तो बच्चों हर का परिमेयकरण करने पर ये 1/√7 था, इसी √7 का हमने अंश व हर में गुणा कर दिया। जब √7 का अंश व हर में गुणा किया तो √7 का जब 1 में गुणा करेंगे तो √7 हो जाएगा, और √7 का जब √7 में गुणा करेंगे तो बच्चों इस प्रकार जब संख्या समान हो और वर्गमूल के अंतर्गत हो और उनका गुणा हो रहा हो तो केवल वर्गमूल का चिन्ह खत्म हो जाता है, संख्या ज्यों की त्यों शेष रह जाती है। कहने का मतलब √7 में जब √7 का गुणा करेंगे तो बटे में 7 रह जाएगा। इस प्रकार ये बच्चों आपका हर का परिमेयकरण हो गया है। बच्चों प्रश्न नंबर 5 का सेकेंड पार्ट आपका है कि 1/√7 माइनस √6। प्रश्न को याद रखना है। प्रश्न में कह रहा है कि इनका क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है। तो बच्चों इससे पहले वाला जो प्रश्न था उसमें हर में केवल एक ही संख्या, जब बच्चों संख्या इस प्रकार हो कि हर में योग या अंतर में संख्या हो तो ध्यान रखना कि हर का परिमेयकरण करते समय केवल विपरीत चिन्ह का अंश व हर में गुणा करना है। यहाँ माइनस में तो प्लस चिन्ह लगा के अंश व हर में गुणा करना है। यानी कि दो चीजें या तो लिख दो हर का परिमेयकरण करने पर या इसके विपरीत चिन्ह का। संख्या √7 माइनस √6 है, हम लिख सकते हैं कि √7 प्लस √6 का अंश व हर में गुणा करने पर। अगर ये ना लिखो तो केवल ये लिख दो हर का परिमेयकरण करने पर। बच्चों हर का परिमेयकरण करने के लिए जैसा कि बताया गया √7 माइनस √6 हमें गुणा करना है √7 धन √6 बटे √7 धन √6। बच्चों ध्यान रखना है जब हर इस प्रकार का हो कि दो संख्याएं योग या अंतर में हो तो केवल विपरीत चिन्ह का, जैसे कि बताया गया है माइनस में थी हमने प्लस का गुणा कर दिया है। तो जब अंश का अंश में गुणा करेंगे तो बच्चों √7 प्लस √6 बटे, अब देखिए बच्चों यहाँ
संख्याएं वही है, एक में a माइनस बी लिखा है, दूसरे में a प्लस बी, यानी कि वर्गांतर वाला एक सूत्र हुआ करता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी। इस रूप में लिखा हुआ है बच्चों, तो हमें इस रूप में लिखना है, क्योंकि एक संख्या एक अगर देखी जाए तो एक जगह माइनस चिन्ह है, दूसरी जगह प्लस है, तो हम इसे लिख देंगे √7 का वर्ग और माइनस √6 का वर्ग बराबर बच्चों √7 प्लस √6 बटे √7 का वर्ग बच्चों 7 हो जाएगा और माइनस √6 का वर्ग 6 हो जाएगा। इस प्रकार हमने देखा कि √7 धन √6 बटे 7 में से 6 गया, 1 आया, अतः हमारा उत्तर √7 प्लस √6 निकल आया। ये आपका हर का परिमीकरण हो गया है। ठीक इसी प्रकार बच्चों आपको प्रश्न नंबर 4 में 2 खंड और है, तीसरा और चौथा आपको ऐसे ही हल करना है। अगर कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन आपको जरूर भेजेंगे।